नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी ओशियन में। इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि हम लोग शुरू कर चुके हैं और कल हम लोगों ने पहला शीर्षक पढ़ लिया है जिसका नाम था भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। आज ये आपका दूसरा शीर्षक है हिंदी नवजागरण। ठीक है, तो दूसरा प्रकरण पढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी नवजागरण को हम लोग पढ़ना। सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी नवजागरण से अभिप्राय क्या है। तो हिंदी नवजागरण से अभिप्राय सन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भारत के हिंदी प्रदेशों में आए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से है। जो बदलाव आ रहे थे, जैसे हम लोगों ने जब वैचारिक पृष्ठभूमि पढ़ी, भारतीय नवजागरण कैसे शुरू हुआ, कहाँ से शुरू हुआ और उसका क्या हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ा, वो सब चीजें हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो आज वही हम लोग हिंदी के ऊपर किस प्रकार से नवजागृति का कार्य स्टार्ट हुआ था वो पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसके पश्चात जो राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिवर्तन आए वो हमारा हिंदी नवजागरण से संबंधित रहा है। हिंदी नवजागरण की सबसे प्रमुख विशेषता हिंदी प्रदेश की जनता में स्वतंत्र चेतना का जागृत होना है। इसका पहला चरण 1857 ईस्वी का विद्रोह था। जो 1857 का विद्रोह हुआ था उसका जो पहला चरण माना जाता है हिंदी नवजागरण के स्वरूप में, वो पहला आपका देखा जाए तो पहली स्टेप, पहली सीढ़ी मानी जाती है। ठीक है, इसका दूसरा चरण भारतेंदु युग से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दूसरा युग भारतेंदु युग, जब खड़ी बोली का विकास हम लोग धीमे धीमे पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, तब माना जाता है। और तथा इसका तीसरा जो चरण माना जाता है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग से माना जाता है, जब इन्होंने भारतेंदु युग में तो आपकी ब्रज भाषा का ही ज्यादातर प्रमुखता थी, लेकिन धीरे धीरे और अन्य गद्य विधाओं का विकास होता है। और उन्होंने ये भी बताया कि हर एक वस्तु पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी जब 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने तब उन्होंने बताया कि हर एक छोटी वस्तु पर भी कहानी, नाटक और आलोचना जितनी भी है सब चीजें लिखी जा सकती हैं। तब खड़ी बोली का धीमे धीमे आगे विकास होता चला जाता है। भारतेंदु युग को नवजागरण नाम देने का श्रेय हिंदी में डॉक्टर रामविलास शर्मा को है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है रामविलास शर्मा जी की। इन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण नाम से एक पुस्तक लिखी है और इसमें इन्होंने पूरा हिंदी नवजागरण किस प्रकार से हमारे सामने आता है उसकी जानकारी इसमें दी है। कब प्रकाशित हुई थी? 1977 में। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, परंतु लिखा किसने है? तो रामविलास शर्मा जी ने लिखा। और क्या लिखा है कि भारतेंदु युग में किस प्रकार से नवजागृति का कार्य शुरू हुआ और महावीर प्रसाद द्विवेदी तक आते आते हिंदी का क्या स्वरूप पाठकों के सामने आया है। पुरुषोत्तम अग्रवाल ने अपने एक निबंध 1857 ईस्वी और हिंदी नवजागरण में भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण के चिंतकों की दृष्टिकोण और 1857 ईस्वी के विद्रोहियों के दृष्टिकोण में दिखाई देने वाले अंतर की विस्तार से चर्चा की है। तो इन्होंने एक और पुस्तक लिखी होगी, क्या नाम है? 1857 ईस्वी और हिंदी नवजागरण। ये किसकी पुस्तक है? पुरुषोत्तम अग्रवाल की। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने भारतेंदु युगीन जो हिंदी नवजागरण के चिंतकों के दृष्टिकोण और 1857 की ईस्वी के विद्रोहियों के दृष्टिकोण में दिखाई देने वाले अंतर की विस्तार से चर्चा की है। मतलब जो विद्रोही थे 1857 के, उनके और जो भारतेंदु युगीन के जो नवजागरण के चिंतक थे उनके, उन दोनों के जो विचार थे उनके अंतर को स्पष्ट करते हैं पुरुषोत्तम अग्रवाल। वे रामविलास शर्मा के इस तर्क से सहमत नहीं हो पाते कि भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण का दूसरा चरण है। ठीक है, तो इन्होंने, होता है ना वाद विवाद, उस प्रकार से इन्होंने जब अपनी पुस्तक निकाली तो इन्होंने मतलब साफ बताया कि रामविलास शर्मा की जो पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। इससे मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि भारतेंदु युग हिंदी नवजागरण का दूसरा चरण ये नहीं मानते हैं। हो सकता है इन्होंने भारतेंदु युग का दूसरा चरण ना मानकर तीसरा चरण माना हो, या हो सकता है पहला चरण माना हो। वो तो पुस्तक को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। पहले भारत में नवजागरण की चर्चा प्रायः बंगाल नवजागरण के रूप में ही होती रही है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी एक अन्य पुस्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या, तो दूसरी पुस्तक का नाम आता है 1977 में उन्होंने लिखी थी महावीर प्रसाद द्विवेदी वाली, और 1984 में इनकी पुस्तक आती है। क्या आती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र और हिंदी नवजागरण की समस्या। ठीक है, शॉर्ट नोट्स रेडी करते रहिएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि एक कॉपी एक कलम साथ में लेकर बैठे करिए। जब भी मेरा वीडियो देखिए तो आपके पास में एक पेन और एक कॉपी जरूर होनी चाहिए। आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, वीडियो को पॉज कर लिया करिए और अपनी जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य आते हैं उनको बिल्कुल छोटी पॉइंट में लिख लिया करिए। इन्होंने इसमें इसके तीसरे संस्करण की भूमिका में लिखा है कि नवजागरण यह शब्द बद्ध नया है, यह शब्द बद्ध नया है, धारणा पुरानी थी। किसने कहा है? ये रामविलास शर्मा ने कहा। और किस पुस्तक में कहा है? ये कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण की समस्या में जो भूमिका है उसमें रामविलास शर्मा कहते हैं कि नवजागरण यह शब्द बद्ध नया था, धारणा पुरानी थी।
ठीक है। पुरानी धारणा से तात्पर्य संभवतः रेनेसां से है, क्योंकि नवजागरण जब शुरू हुआ था, कल हम लोगों ने पढ़ा था, उससे पहले रेनेसां जो यूरोप में चल रहा था 14वीं सदी से 17वीं सदी के बीच में, वो रेनेसां काल चल रहा था। उस रेनेसां काल के बाद में हमको सबसे पहले हिंदी नवजागरण की जो एक तरीके से महक है वो हमको दिखाई देती है बंगाल में, ठीक है, जहां आज पश्चिम बंगाल जिसको हम लोग जानते हैं। पादरी F.E. के 1920 ईस्वी में अपनी पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, देखो ये पुस्तकें क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं ना, किस प्रकार से हिंदी का नवजागरण हो रहा था, उसका क्या स्वरूप था, वो सबसे पहले इनिशियल की पुस्तकें इनको कहा जाता है। इसी वजह से हिंदी साहित्य में ये पुस्तकें आपसे अक्सर एग्जाम में पूछी भी जाती हैं। टीजीटी पीजीटी का पेपर हो या नेट जेआरएफ का पेपर हो, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो इन पुस्तकों को आपको पता होना चाहिए कि किसने लिखी है और इसका प्रकाशन काल क्या है। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर 1920 में आई थी। इसमें इस रेनेसां की चर्चा की थी। तो किसने की थी रेनेसां की चर्चा? सबसे पहले पादरी F.E. इनका नाम है। 1920 में इनकी पुस्तक आई थी ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। उन्होंने पहले अध्याय में लिखा है कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप की संस्कृति के संपर्क द्वारा हिंदी साहित्य में एक नया प्रभाव आया। तो किसके प्रभाव के द्वारा? मैंने अभी बताया कि जब हम लोगों ने वैचारिक पृष्ठभूमि में पहला जो प्रकरण पढ़ा था, भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि, उसमें ये मैंने पूरी तरीके से बताया था। 19वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोप की संस्कृति के संपर्क में द्वारा हिंदी साहित्य का एक नया प्रभाव आया। इसी समय के आसपास भारत में एक सशक्त साहित्य नवजागरण शुरू हुआ जो अभी तक प्रगति पर चल रहा है। भारतीय नवजागरण के अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन रॉय। कल हम लोगों ने इनका चर्चा की थी। इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। ये वैचारिक पृष्ठभूमि से ऐसे प्रश्न बनते भी हैं। देखिए, राजा राम मोहन रॉय का और इसका स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है, और जितने भी आपके चिंतक हैं उन सबके जो संस्थाएं हैं उनके नाम पूछ लेते हैं, और कभी कभी इन संस्थाओं के नाम लिख देंगे और साथ में आपको बताना होगा कि कौन सी संस्था पहले आई थी, है ना, कूट में। तो प्रश्न अब बहुत बदल चुके हैं। मैं आपको अभी, वैसे मैंने आपको PDF अभी नहीं प्रोवाइड करवाया है, हालांकि मैंने वीडियो शेयर कर दिया था आपको, जो 2023 में, जो 2023 को जो दिसंबर में पेपर हुआ था, उसमें जाकर के आप देखेंगे ना प्रश्न को, तो इसी प्रकार से प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। तो राजा राम मोहन रॉय का, जैसे ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज लिख दिया, आर्य समाज लिख दिया, ठीक है, और रामकृष्ण मिशन लिख दिया। तो इस प्रकार से जब लिख देंगे ना, और उसमें आपको बता देंगे कि इसको अनुक्रम में लगाइए, तो अनुक्रम तभी लगा पाएंगे जब आपको इसके प्रकाशन वर्ष या फिर इसका जो संस्था का जब स्थापित हुई थी वो कब हुई थी, उसका समय आपको याद होगा, ठीक है। और ये मैं पहले पिछली कक्षा में पढ़ा चुकी हूँ, इसका समय भी पढ़ा चुकी हूँ, और किसने आपको कौन सी संस्था खोली थी ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ। राजा राम मोहन रॉय स्वयं भी उस समय की नई सांस्कृतिक चेतना को एक रेनेसां समझते थे, लेकिन बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दृष्टि में रेनेसां 15वीं शती के भारत का सांस्कृतिक जागरण था। इस प्रकार भारत का 19वीं शती का नवजागरण यूरोप के एनलाइटेनमेंट अथवा ज्ञानोदय की चेतना के अधिक निकट प्रतीत होता है, और 15वीं शती का नवजागरण रेनेसां के तुल्य है। तो रेनेसां के तुल्य किसको माना है? नवजागरण का जब आरंभ हो रहा था तो उसको रेनेसां के तुल्य माना है। और वहीं यूरोप में 14वीं सदी से लेकर के 17वीं सदी के बीच में ये जो पुनर्जागरण कह सकते हैं आप, नवजागरण काल कह सकते हैं, ये आरंभ हो चुका था, जिसका जो नयापन है वो आपको देखने को मिला था भारत में, बंगाल में। संभवतः इस अंतर को ध्यान में रखकर ही डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 15वीं शती के भक्ति आंदोलन के लिए लोक जागरण और 19वीं शती के लिए सांस्कृतिक जागरण के लिए नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। तो ये शब्द अगर देखा जाए तो सबसे पहले किसने कहा था? रामविलास शर्मा जी ने। 15वीं शती के भक्ति आंदोलन के लिए इन्होंने कौन सी संज्ञा दी थी? लोक जागरण की संज्ञा दी थी। और 19वीं शती के सांस्कृतिक जागरण के लिए इन्होंने नवजागरण शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय भाषाओं को नवजागरण की सबसे मूल्यवान देन गद्य है। निराला के शब्द में गद्य जीवन संग्राम की भाषा है। इंपॉर्टेंट है। किसने कहा है जीवन संग्राम की भाषा? गद्य को जीवन संग्राम की भाषा कहने वाले कौन से लेखक हैं? तो निराला जी हैं, ठीक है। विदेशी भाषा के विरुद्ध अपनी भाषा की रक्षा और विकास विदेशी सत्ता के विरुद्ध विदेशी का जातीय हथियार है। वस्तुतः भाषा विकास का स्तर वह कसौटी है जिस पर भारत के किसी प्रदेश के नवजागरण की गहराई और व्यापकता जांची जा सकती है। अगला बिंदु है, उदाहरण के लिए हिंदी की तुलना में बंगला और मराठी गद्य का विकास 4-5 दशक पहले हो गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का साहित्य और आपका मराठी का गद्य साहित्य ये सबसे पहले स्टार्टिंग में हुआ। ऐसा नहीं है कि उत्तर भारत में सबसे पहले हो गया था। प्रेमचंद तो बहुत बाद में आए थे, है ना, जब उन्होंने कहानी, नाटक, उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट, उनको ऐसे ही नहीं कहा जाता। सबसे पहले शुरुआत देखने को मिलती है बंगाल में। तो बंगला और मराठी गद्य का जो विकास है वो 4-5 दशक पहले हो गया था, है ना। तो दशक कितने साल होते हैं दशक में, बताइएगा कमेंट में। तो 4, ऐसा नहीं कि 1 दशक पहले, 4-5 दशक पहले हो गया था। तो इसीलिए कि वहां नवजागरण भी पहले ही
हुआ था। इसी प्रकार हिंदी नवजागरण में प्रखर बुद्धिवाद की प्रधानता भी संदिग्ध ही दिखाई पड़ती है। इस नवजागरण के अग्रदूत स्वयं भारतेंदु में वैष्णव भावुकता कहीं अधिक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके मंडल के कवियों में इतिवृत्तात्मकता मुख्य रूप से पाई जाती है। इतिवृत्तात्मकता का अर्थ क्या है बताइए? इतिवृत्तात्मकता का अर्थ पूछा है मैंने, क्या है? नहीं बता पाएंगे, खोजिएगा। अगर पता है तब तो अच्छी बात है, बता ले जाएंगे। और इसका अर्थ अगर नहीं मिले तो हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैम हमको नहीं पता, बताइए, है ना। भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण की एक बड़ी समस्या यह है कि इसमें कथित उर्दू परंपरा में लिखे गए साहित्य की चर्चा सिरे से गायब है। ठीक है, तो मतलब जो उर्दू है ना, उर्दू का विकास वो बताते हैं, हिंदी का विकास साथ ही साथ हो रहा, तो वही बता रहे हैं कि भारतेंदु हिंदी नवजागरण की एक बड़ी समस्या यही है कि इसमें कथित उर्दू परंपरा के लिए लिखे गए साहित्य की चर्चा बिल्कुल गायब कर दी है। हिंदी नवजागरण की शुरुआत ही भारतेंदु के इस कथन से मानी गई है कि 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में ढली, है ना। ये पूछा जाता है कई बार, किसने कहा है हिंदी नई चाल में ढली, बताइए। देखिए ये दो इस प्रकार के प्रश्न दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो गुलेरी जी का भी कथन है और आप देखेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी इस कथन को कहा है ना। दोनों ने अलग अलग तरीके से कहा। 1873 ईस्वी में हिंदी नए चाल में ढली, तो ये किसने कहा था? भारतेंदु जी ने सबसे पहले कहा था। उर्दू को हिंदी की शैली माने या ना माने, लेकिन सच्चाई यह है कि हिंदी के नए चाल में ढलने से पूर्व उर्दू में साहित्य लिखा जा चुका था। प्रेमचंद भी आप देखेंगे तो सबसे पहले उन्होंने जैसे सेवा सदन लिखा था, क्या सेवा सदन बाजारे हुस्न के नाम से, ठीक है। और इस प्रकार से उन्होंने कई उपन्यास जब लिखे थे तो पहले उर्दू भाषा में ही लिखे थे, उनको उर्दू ही आती थी, बाद में वो हिंदी साहित्य की ओर उन्मुख हुए थे। तो वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारतेंदु युगीन हिंदी नवजागरण की समस्या यह है कि उसने हिंदी का एक सही रूप तय कर बाकी रूपों को प्रकारांतर से अवैध घोषित कर दिया है। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी समस्या भारतेंदु युगीन नवजागरण की, और उनके बारे में किसी भी प्रकार के चिंतन अध्ययन का ही निषेध कर दिया है। किस भाषा के लिए? उर्दू भाषा के लिए। द्विवेदी युग के विद्वानों का यह मानना था कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्रवाद की परिकल्पना संभव नहीं है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती थी, सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा हिंदी में राष्ट्रभाषा बनाने की परिकल्पना की गई, जिसमें हिंदी के विविध राष्ट्रीय और तथाकथित जनपदीय भाषाओं और बोलियों के लिए कोई जगह नहीं बची। इसके परिणाम स्वरूप भारतीय सभ्यता में भाषाओं के विकास और उनके पारस्परिक संबंध को या तो नजरअंदाज कर दिया गया या उसको समझने का विवेक ही नहीं उत्पन्न हो पाया। यदि भारतीय युग में उर्दू की परंपरा से नई हिंदी का संबंध विच्छेद हुआ तो द्विवेदी युग की उपलब्धि है कि इस दौर में ब्रजभाषा की परंपरा से भी उसे काट दिया गया। हिंदी नवजागरण की अवधारणा किसी न किसी रूप में आधुनिकता के साये में विकसित हो रही थी और इसके मुताबिक पहले से ही चली आ रही सांस्कृतिक और वैचारिक परंपराएं व्यर्थ और पिछड़ी हुई मान ली गई थी। हिंदी नवजागरण हिंदी की जातीय गद्य परंपरा से जुड़ा हुआ है। जातीय हिंदी का जातीय विकास, ये किसने बोला है जातीय? बताइए, जातीय शब्द का प्रयोग करने वाले कौन है? हिंदी नवजागरण और हिंदी की जातीय पद्य परंपरा। हिंदी प्रदेश का नवजागरण 1857 ईस्वी की क्रांति से प्रेरित है, इसलिए इसका स्वर राष्ट्रीय है तथा सांप्रदायिकता की भावना से विरक्त है। यह इसकी मुख्य विशेषता है। भारतेंदु युगीन साहित्य यथा राधाचरण गोस्वामी कृत यमलोक की यात्रा, किसका है? यमलोक की यात्रा, राधाचरण गोस्वामी कृत। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र ने कानपुर महात्म्य और राधा कृष्ण दास के निस्सहाय हिंदू में 1857 ईस्वी के विद्रोह की झलक देखने को मिलती है। तो 1857 ईस्वी की झलक देखने को मिलती है, इन उपन्यासों में देखने को मिलती है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा राधाचरण गोस्वामी का कौन सा उपन्यास है, तो यमलोक की यात्रा है इनका। भारतेंदु हरिश्चंद्र, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त आदि लेखकों ने न सिर्फ हिंदी के विकास में अपना योगदान दिया बल्कि नवजागरण को मुख्य धारा को भी शक्ति दी है। भारतेंदु ने जिस जातीय गद्य की शुरुआत की उसका पहला स्वर था ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पूर्ण विरोध और राष्ट्रीय चेतना का विकास। ठीक है, आप देखेंगे जब 1880 में और 1881 में इनका जो नाटक है ये पैधन विदेश चली जात यही अति ख्वारी, है ना, जब आप अंधेर नगरी नाटक पढ़ते हैं या फिर भारत दुर्दशा नाटक पढ़ते हैं कि प्रतीकों के माध्यम से किस प्रकार से जागृति का काम कर रहे थे भारतेंदु जी, तो वो चीज इसमें दिखलाई पड़ रही है। तो देखा जाए तो 1857 का जो विद्रोह था, इनकी जो रचनाएं हैं उन रचनाओं में देखने को हम लोग को भलीभांति मिलता है। यद्यपि इस विरोध के साथ साथ राजभक्ति के स्वर भी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन यह युग परिस्थितियों की देन थी। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि भारतेंदु की असंगतियां उनके युग की सीमाओं से पैदा नहीं हुई, वे उनके वर्ग की असंगतियां हैं। उस काजल की कोठरी की स्याही है जिसमें भारतेंदु का जन्म हुआ था। बहुत बढ़िया वक्तव्य कहा है रामविलास शर्मा ने भारतेंदु के ऊपर कि किस प्रकार से उनकी रचनाओं में जो स्वतंत्रता जो
स्वाधीनता आंदोलन की जो सुगबुगाहट थी या फिर महक थी वो किस प्रकार से आ रही थी, क्योंकि वो ऐसे ही परिवेश में जन्मे ही थे। भारतेंदु युग के लेखक सिर्फ रचनाकार ही नहीं थे, वे पत्रकार, हिंदू न्यायक, स्वदेशी उत्थान के समर्थक, विश्वासों रूढ़ियों के खिलाफ लड़ने वाले प्रगतिशील विचारधारा के समर्थक थे। भारतेंदु युग के लेखन में जातीयता का स्वर सुनाई देता है। रामविलास शर्मा का कथन है जातीयता वाला। भारतेंदु ने भारत दुर्दशा, भारत जननी, सत्यवादी हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी आदि महत्वपूर्ण रचनाएं तत्कालीन परिस्थितियों का उल्लेख करके राष्ट्रीय चेतना के प्रचार में लिखा। उन्हीं की तरह अन्य लेखकों जैसे राधाचरण गोस्वामी की यमलोक की यात्रा, तन मन धन गोसाई जी के अर्पण, बूढ़े मुंह मुहासे, लोग देखे तमाशे, कांग्रेस की जय, बाल मुकुंद गुप्त की शिव शंभू के चिट्ठे, तो ये सारे किसके हैं, ये जितने हैं ना, ये सब राधाचरण गोस्वामी के, इसको अलग से नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। बाल मुकुंद गुप्त की शिव शंभू के चिट्ठे, प्रेमघन की हिंदू और हिंदी, विधवा विपत्ति वर्ष आदि ने नवजागरण कालीन चेतना को आगे बढ़ाया। तो ये सारी रचनाएं, उन रचनाओं का उल्लेख किया गया है जिसमें आपको स्वतंत्रता जो स्वर दिखाई दे रहा था वो इसमें इन रचनाओं में दिखाई दे रहा था, है ना। भारतीय किसानों की दुर्दशा का चित्रण प्रेमचंद ने बहुत पहले ही कर दिया था। सर्वप्रथम हिंदी भाषा और जातीयता को हिंदी नवजागरण में अंकित करते हुए डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि द्विवेदी जी ने हिंदी भाषा के विकास के अनेक पक्षों पर ध्यान दिया। भारत में अंग्रेजी की स्थिति, भारतीय भाषाओं की समस्या, हिंदी उर्दू की समस्या और आपसी भेद, हिंदी और जनपदीय उपभाषाओं के संबंध आदि पर उन्होंने बहुत गहराई से विचार किया। भाषा परिष्कार का काम उनके व्यापक कार्यक्रम का एक अंश मात्र है और वह उसका सबसे महत्वपूर्ण अंश नहीं है। अब आती है बारी सरस्वती पत्रिका। कब प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका? सरस्वती पत्रिका का हिंदी नवजागरण में विशेष योगदान रहा है। सरस्वती पत्रिका में हिंदी प्रदेश के अतिरिक्त एशिया और यूरोप के नवजागरण की भी चर्चा की जाती है। आचार्य द्विवेदी ने जापान का उदाहरण भारत के समक्ष प्रस्तुत किया कि कैसे अंग्रेजों का उपनिवेश हुए बिना भी कोई राष्ट्र तरक्की कर सकता है। जापानियों ने सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक एकता कायम करने के लिए आपसी भेदभाव, जाति पाति, ऊंच नीच को भुला दिया। वैसा भारत भी कर सकता है। इसी प्रकार चीन के नवजागरण से संबंधित लेख, चीन की जागृति, चीन के समाचार पत्र आदि प्रकाशित हुए, जिसने चीनी युवकों से प्रेरणा लेने को कहा गया। भारतीय नवजागरण और हिंदी नवजागरण का संबंध अटूट है। 1857 ईस्वी के संग्राम ने नागरिक मन में उत्साह का संचार किया तो भारतेंदु मंडल और उसके साथियों ने राष्ट्रीय और सांस्कृतिक एकता को कायम किया। द्विवेदी और उनके साथियों ने बौद्धिक और प्रगतिशील विचारों में क्रियाशीलता बढ़ाई। देश में 3 क्षेत्रों के नवजागरण प्रमुख हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? सबसे पहले तो बंगाल, फिर महाराष्ट्र और हिंदी प्रदेश, उत्तर प्रदेश के समक्ष जो भी भाग आते हैं वो। जिस तरह यूरोप के पश्चिमी देशों में यूनानी भाषा और साहित्य का प्रभाव पड़ा, उसकी प्रतिक्रिया में लोग अपनी भाषा की ओर मुड़े। उसी तरह पुनर्जागरण में धर्म और नए विज्ञान की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। भारत में नवजागरण का संबंध भी भाषा और धर्म से रहा। ये तो हम पढ़ भी चुके हैं कि जिस प्रकार का परिवेश होता है उसी प्रकार की रचनाएं लिखी जाती है। कहते हैं ना, साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो जैसा हमारा समाज रहेगा वैसा ही साहित्य की गणना उस समय की जा रही थी। आगे है कि यहाँ पर अगला बिंदु है, यहाँ पर पहला नवजागरण महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव के साथ आया। अच्छा, मैंने आपको ये संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की कृति पढ़ाई थी और इसमें आपको संस्कृति के 4 अध्याय और उन चारों अध्यायों का विभाजन बताया था कि किस प्रकार से उन्होंने संस्कृति का विभाजन किया है। तो मुझे जब मैं ये नवजागरण पढ़ रही हूँ ना, हिंदी नवजागरण, तो मुझे उस कृति की याद आ रही, क्योंकि उसमें दिनकर जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से संस्कृति के 4 अध्याय में जो हमारे भारत देश की संस्कृति है वो किस प्रकार से विकसित हुई, फली फूली, वो पूरी चीजें उन्होंने इसमें बताई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध के आविर्भाव के साथ होता है पहला नवजागरण। बताते हैं, बुद्ध ने पुरानी जड़वादी परंपराओं को तोड़कर मनुष्य के बीच के भेद को मिटाया। उन्होंने संस्कृत भाषा के स्थान पर जनभाषा पाली में उपदेश देना प्रारंभ किया। तो आपको पता ही होगा कि जब उन्होंने जनभाषा में उपदेश देना स्टार्ट किया था तो कौन सी भाषा थी? पाली भाषा थी। फिर बताते हैं कि दूसरा नवजागरण भक्तिकाल में दिखाई पड़ता है उत्तर भारत में। देशी भाषाओं के उदय का यही समय है। इस आंदोलन का मूलाधार भी धर्म ही है। यद्यपि निर्गुण पंथियों ने धर्म की जातिवादी संकीर्णताओं और बाह्य आडंबरों पर गहरा प्रहार किया। कुछ विद्वान इस्लाम के आगमन को भारतीय इतिहास का पहला नवजागरण मानते हैं, जबकि कुछ महात्मा बुद्ध के आविर्भाव को। पहली दृष्टि के अनुसार 19वीं सदी का नवजागरण भारतीय इतिहास का दूसरा नवजागरण है, वह दूसरी दृष्टि के अनुसार वह तीसरा नवजागरण है। ठीक है, तो सभी विद्वानों के अपने अपने मत है किस प्रकार से किसने कौन सा नवजागरण का आगमन किस के आविर्भाव से माना है, वो यहाँ पर बता दिया गया है।
विशाल भूभाग व जनसंख्या के कारण हिंदी क्षेत्र का नवजागरण महत्वपूर्ण है। हिंदी नवजागरण का आरंभ सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। ये तो ज्यादातर विद्वान इसी मत पर एक हैं। हिंदी नवजागरण बंगाल, महाराष्ट्र के नवजागरण से मूलतः भिन्न न होकर अपने आरंभ में दृष्टिकोण व तेवर को लेकर भिन्न हो गया। बंगाल का नवजागरण सांप्रदायिक व क्षेत्रीय दृष्टिकोण में से समग्र नहीं हो सका तथा महाराष्ट्र में जातीय संदर्भ बने रहे, परंतु भारतेंदु मंडल में संकीर्णताएं नहीं थी। भारतेंदु का प्रसिद्ध निबंध भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है इसका प्रमाण है। आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस में भी लगा हुआ है और इसमें पूरा समझाया गया है कि किस प्रकार से हम भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जब क्योंकि ब्रिटिश राज था और ब्रिटिश राज में रह करके जो भारतीय लोग थे वो भारतीय लोग अपनी विकास को नहीं समझते थे, अपनी संस्कृति को नहीं समझते थे और धर्म के आड़ में सिर्फ काम होते रहते थे। और जो अंग्रेज लोग थे वो उनका स्वयं का कहना था कि इनका रंग तो हिंदुस्तानी का होना चाहिए परंतु जो काम है वो ब्रिटिश राज के अनुसार होना चाहिए। इस प्रकार से इनके वक्तव्य भी थे। आत्मचेतस के जिस भाव के व्यक्ति संपूर्ण भारतीय नवजागरण में है उसका केंद्रीय भाव भारतीय संस्कृति अस्मिता से संबंधित है। भारतेंदु ने इस आत्मचेतस को समष्टि चेतस की ओर उन्मुख किया है। अब देखिए हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में देखा जा सकता है। कौन कौन से चरण है 3? पहला तो 1857 स्वतंत्रता का समर, दूसरा भारतेंदु युग और तीसरा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन व महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो हिंदी नवजागरण को 3 चरणों में यहाँ पर दिखलाया गया है। हिंदी नवजागरण पर बंगाल व महाराष्ट्र के नवजागरण, अंग्रेजी पश्चिमी ज्ञान एवं भक्ति आंदोलन के प्रभाव को देखा जा सकता है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है, जबकि ऐसा नहीं है। नवजागरण में राजा राम मोहन रॉय ने जो अंग्रेजी शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार भारत देश में किया था, लेकिन रामविलास शर्मा इसको खारिज करते हैं। हिंदी जाति की अवधारणा अगर देखें तो मीर, भारतेंदु, डॉक्टर इकबाल, धीरेन्द्र वर्मा, सुनीति कुमार चटर्जी, फेडरिक आर पिंकेट आदि के चिंतन में हिंदी जाति की अवधारणा किसी न किसी रूप में मौजूद है। रामविलास शर्मा ने पहली बार इस अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया। उन्होंने भारत को बहुजातीय राष्ट्र बताते हुए हिंदी भाषियों को भी बंगला, तमिल, मराठी आदि जातियों की तरह एक जाति माना। उन्होंने लिखा है, क्या लिखा है कि इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया वक्तव्य कहा है रामविलास शर्मा ने और ये बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचकों में शामिल भी होते हैं। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि इस बहुजाति, क्योंकि यहाँ पे जातियां कितनी है, मतलब 4 कोस में पानी बदलता है, भाषा बदल जाती है, उस प्रकार से बताते हैं कि इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति कौन सी है? हिंदी है। इसके मजबूत हुए बिना, अगर ये हिंदी को मजबूत नहीं करेंगे तो बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। बहुत बढ़िया वक्तव्य है, रामविलास शर्मा का कथन है। उनकी महत्वपूर्ण स्थापना है कि हिंदी का जातीय विकास 13वीं-14वीं सदी में खुसरो की खालिस खड़ी बोली के रचनाओं से शुरू हो जाता है। उन्होंने हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल के 2 हिस्से किए, एक को लोक जागरण कहा और दूसरे को नवजागरण। ठीक है, तो अगर मैंने सरस्वती पांडे की पुस्तक पढ़ाई थी उसमें साफ-साफ ऐसे पॉइंट दिए गए हैं। ठीक है, तो उन्होंने 2 हिस्सों में, आधुनिक काल को 2 चरणों में या फिर 2 भागों में विभाजित किया। एक का कहा कि एक लोक जागरण है और दूसरा जो काल है वो नवजागरण है। पहला चरण जातीय निर्माण का आंदोलन था। जो पहला चरण था, जो लोक जागरण काल था, वो जातीय निर्माण था और यह दौर व्यापारिक पूंजीवाद का था। भक्ति आंदोलन का काव्य लोक जागरण का ही काव्य है। रामविलास जी के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। रामविलास शर्मा ने महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण में सर्वप्रथम नवजागरण शब्द का प्रयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, रामविलास शर्मा जी ने ही नवजागरण शब्द का प्रयोग किया था। किस पुस्तक में? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण। ये 1857 में पुस्तक आई थी। शब्द का प्रयोग किया था तथा 1857 के स्वाधीनता संग्राम से नवजागरण की शुरुआत इन्होंने मानी थी। 1857 का स्वाधीनता संग्राम मुख्यतः हिंदी प्रदेश में लड़ा गया, इसीलिए इसे हिंदी नवजागरण कहा गया। यह संग्राम हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर लड़ा था। यह संग्राम हमारा जातीय संग्राम है और भारत का पहला स्वाधीनता संग्राम भी है। अब हिंदी नवजागरण में जो समस्याएं आई हैं उनको देखते हैं। एक समय के बाद सांप्रदायिकता की समस्याएं इसमें आई। इसका कारण अंग्रेजों को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति थी। 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान इसका प्रमाण है। हिंदी उर्दू विवाद ने न केवल भाषा में खाइयां पैदा की बल्कि भाषा की समस्या को धर्म से जोड़कर सांप्रदायिकता को भी बढ़ाया। बहुभाषी देश में राष्ट्रभाषा के सवाल के कारण भी हिंदी नवजागरण प्रतिकूल प्रभाव से प्रभावित हुआ। तो ये सारी समस्याएं आई थी। ठीक है, भाषा
को संप्रदाय से जोड़ा जाने लगा। और क्या ऐसा सांप्रदायिकता की आग में इतना भयंकर उपद्रव हुआ कि वो तो हम लोग को उपन्यास और कहानियों में देखने को मिलता है। 19वीं शताब्दी का नवजागरण हिंदी साहित्य के इतिहास का दूसरा जागरण है, जिसमें एक और भारतीय सामाजिक संस्कृति है तो दूसरी ओर पाश्चात्य संस्कृति। इस समय भारतीय संस्कृति अध्यात्म प्रधान व मध्यकालीन दौर से गुजर रही थी, जबकि पाश्चात्य संस्कृति वैज्ञानिक तथा मशीनी क्रांति के आधार पर भौतिकवाद तथा पूंजीवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। उसका आध्यात्मिक पक्ष तुलनात्मक रूप से कमजोर था। उसके पास वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा थी, अलौकिक मानसिकता थी, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व के आधुनिक आदर्श थे जो तत्कालीन भारतीय समाज के लिए अनर्जित थे। इन दोनों की टकराहट से भारतीय संस्कृति ने आधुनिक शिक्षा व भौतिकता सीखी तो पाश्चात्य संस्कृति यहाँ के अध्यात्म से प्रभावित हुई। साहित्य में नवजागरण की अभिव्यक्ति अगर देखते हैं तो हिंदी किसी साहित्य में नवजागरण को चेतना कुछ विशेष रूपों में दिखाई पड़ती है। किस प्रकार से दिखाई पड़ती है कि आत्म मूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है। तो नवजागरण का मेन जो भाव है, जो केंद्रीय भाव है, वो है आत्म मूल्यांकन, क्योंकि दूसरी संस्कृति से परिचित होने पर समाज उसकी तुलना में आत्म मूल्यांकन करता है। इसके साथ साथ आत्म आलोचना तथा आत्म परिष्कार जैसी मानसिकता भी नवजागरण में अनिवार्यतः पनपती है, क्योंकि अपनी कमियों को पहचान कर उन पर चोट करना तथा कुछ नई चीजें सीखना इस स्थिति में स्वाभाविक होता है। अगला बिंदु है कि अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण में सामान्यतः दिखता है, क्योंकि समाज को रचनात्मक प्रेरणा देने के लिए ऐतिहासिक या मिथकीय प्रसंग बेहद कारगर भूमिका निभाते हैं। यहाँ इतिहास तटस्थ रूप में नहीं आता, बल्कि एक आदर्श तथा रोमानियत भरे रूप में प्रयुक्त होता है। अगला बिंदु है, जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण की काफी प्रमुख होती है। 19वीं सदी के नवजागरण में यूरोपीय संस्कृति के जिन तत्वों का प्रभाव दिखता है ये है वैज्ञानिक तार्किक शिक्षा, आधुनिक व इहलोकवादी दृष्टिकोण, समानता, स्वतंत्रता, न्याय व बंधुत्व जैसे सामाजिक राजनीतिक आदर्श इत्यादि। जहां जहां साहित्य में ये तत्व नजर आते हैं वे सभी बिंदु नवजागरण के प्रभाव के रूप में देखे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये टॉपिक भी समाप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकरण में देखा जाए तो हिंदी नवजागरण मतलब जो जागृति आ रही थी, भारतीय नवजागरण और जो स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि थी उसी को आधार बनाकर जब साहित्य की बारी आई तो हिंदी में किस प्रकार से नवजागृति आई उसको लेकर के मैंने आज आपको बताया है। किस प्रकार से भारतेंदु जी की रचनाएं और राधाचरण गोस्वामी जी और जितने भी भारतेंदु मंडल के कवि थे, आलोचक थे, ठीक है, उन सब ने किस प्रकार से अहम भूमिका निभाई। और साथ ही साथ रामविलास शर्मा की जो पुस्तक थी, है ना, भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, इसने कितनी भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से जो साहित्य रचा और गढ़ा जा रहा था वो इन्हीं सब परिस्थितियों को लेकर के किया जा रहा था। ठीक है, अब अगली जो कक्षा होगी वो आपकी खड़ी बोली आंदोलन के ऊपर होगी। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। तब तक सभी अभ्यर्थियों का हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।